सीमेंट के दरख्त। जावेद इकबाल। आपको कहाँ जाना है साहब? मैं कहूँ आप ज़रूर सीमेंट फैक्ट्री जाएंगे। आप जैसे सूट बूट और बैग वाले साहब तो सीमेंट फैक्ट्री ही जाते हैं। फैक्ट्री नहीं जाएंगे तो क्या हम लोगों के बस्ती जाएंगे? नहीं साहब, अब कोई सवारी नहीं मिलेगी। अब तो शाम होने को आई। इस मिनी बस को भी यहीं खराब होना था। साले ऊपर नीचे बोरों की तरह सवारी लाद लेते हैं, कसाई की तरह पैसे वसूलते हैं। हम जैसे लोगों को तो गालियां भी देते हैं। बिल्कुल अपनी रैयत समझते हैं साहब। ऊपर से गाड़ी की मरम्मत पर ध्यान नहीं देते। गाड़ी खराब ना हो तो क्या हवाई जहाज की तरह चलती रहे? मगर हम लोग भी क्या करें, मजबूरी है। आने जाने का और कोई उपाय नहीं है। सब झेलना पड़ता है। सरकार भी तो इधर बस नहीं चलाती। फैक्ट्री यही कोई आधा कोस होगी। अब लाइए मैं आपका बैग ले लूं। आप जैसे लोगों को तो पैदल चलने की आदत भी नहीं होती, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी। हम लोगों के नसीब में तो पैदल चलना ही लिखा है। मिनी बस से उतरने के बाद भी पैदल चलने के लिए कोस भर पैदल चलना पड़ता है। दुख ही दुख है हमारी जिंदगी में। एक दो बातें हो तो बता दी जाएं। पीने का पानी लाने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। गर्मी में ये दूरी और बढ़ जाती है। जो थोड़ी बहुत फसल होती थी वो भी इस साल मारी गई। सरकार की तरफ से कम कीमत का अनाज एक दो बार ही मिला, फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। कोई बीमार पड़े तो इलाज कराने का उपाय नहीं। कहने को तो इस बस्ती में एक सरकारी दवाखाना है, मगर उसके डॉक्टर और उनका सारा अमला शहरी में रहता है। अस्पताल में बस चौकीदार रहता है। डॉक्टर साहब और उनके अमले के दर्शन महीने दो महीने में एक बार ही होते हैं। आप साहब क्या फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं तो क्या आप नई बहाली पे जा रहे हैं? अच्छा, तो आप अखबार वाले हैं। मैं भी बुद्धू हूं। आपके गले में लटकी ये चीज फोटो खींचने का कैमरा है ना? इसे देखकर मुझे आपके बताए बगैर ही समझ जाना चाहिए था। असल में अखबार वालों को देखने का मौका कम ही मिलता है। अब तक की जिंदगी में बस दो तीन बार ही अखबार वालों को देखा है। पिछले साल जब फैक्ट्री के गेट पर गोली चली थी और उससे कालू मारा गया था, तो पुलिस वालों के साथ कई अखबार वाले भी आए थे। अरे गोली बेवजह चली थी साहब। मजदूरों की पगार का हिसाब करने वाली मशीन से हिसाब करने में गलती हो गई। मजदूरों ने अपनी वाजिब पगार मांगी, मगर अफसरों को मशीन पर ज्यादा भरोसा था। उन्होंने बात नहीं मानी। बात बढ़ती गई और फैक्ट्री वालों ने पुलिस को बुला लिया। एक दिन फैक्ट्री के गेट पर सारे मजदूर जमा थे और वाजिब पगार देने के लिए नारे लगा रहे थे। पुलिस को लगा कि मजदूरों के इरादे खतरनाक हैं। पुलिस ने गोली चला दी। बेचारा कालू मारा गया। कई मजदूर घायल हो गए। बाद में पता चला कि मजदूरों की बात ही ठीक थी। आप तो अखबार वाले हैं, सारी बातें जानते ही होंगे। अच्छा, तो आप कालू के घर वालों से भी मिलेंगे? उनकी हालत जानने के लिए भी आए हैं? उनकी हालत बहुत खराब है साहब। एक अकेला कालू ही अपने घर में कमाने वाला था। कालू के घर वालों को सरकार ने भी मदद देने का वादा किया था, मगर अब तक कोई मदद नहीं मिली। फैक्ट्री वालों ने कालू की बेवा को कुछ रुपये दिए थे। उसको नौकरी देने का भी वादा किया था, मगर फिर फैक्ट्री वालों ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। आप मिलने जाएंगे ही सारी बातें मालूम हो जाएंगी। फिर उन्हें अखबार में छापिएगा। लेकिन अखबार में छपने से क्या उनकी मुसीबत दूर हो जाएगी? अच्छा, सरकार और ऊंचे अफसरों तक उनकी हालत की खबर पहुंचेगी। चलिए, इसी से शायद कुछ हो जाए। यह तो सिर्फ कालू की बात हुई। सीमेंट फैक्ट्री के पास बनी मजदूरों की कॉलोनी और आसपास की बस्तियों के लोगों को जो नरक भोगना पड़ता है, उसे आप नहीं जानते होंगे साहब। सबसे पहले यही क्या कम तकलीफ है कि जब फैक्ट्री चलती है तो कॉलोनी और बस्तियों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी पड़ती हैं। फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाली
सीमेंट की धूल से बचने के लिए। अगर भूल से खिड़कियां और दरवाजे खुले रह गए तो यह धूल खाने पीने की चीज़ों पर जम जाती है और खाना हराम हो जाता है। आप तो कॉलोनी जाएंगे ही, वहाँ के घरों की छतों, पेड़ों और पौधों को गौर से देखिएगा। आपको लगेगा जैसे यह चीज़ें सीमेंट की बनी हों। नहीं साहब, मैं शायरी वायरी और उस जैसी बातें भला क्या जानूं। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। बचपन में घर से भागकर रांची चला गया था। वहां एक बड़े साहब मिले, रहमान साहब। उनके घर में कई बरसों तक काम करता रहा। वहीं 2 लफ्ज बोलने का ढंग आ गया। आप जैसे लोगों से 4 बातें कर लेता हूं। मैं जहरीली धूल के बारे में बता रहा था साहब। उस जहरीली धूल ने न जाने कितने मासूम लोगों की जानें ली हैं साहब। हम घरों की खिड़कियां और दरवाजे तो बंद रखते हैं, मगर दिन रात घर में बैठे तो नहीं रह सकते। 1000 काम होते हैं, बाहर तो निकलना ही पड़ता है। बस तभी यह जहरीली धूल हमारी सांसों के रास्ते फेफड़ों में जमा होती रहती है और उन्हें खोखला बनाती रहती है, फिर बीमार कर देती है। हम गरीबों को खाना पीना तो ठीक से मैसर होता नहीं, अस्पताल में दवा मिलती नहीं, प्राइवेट इलाज कराने की ताकत नहीं। अंजाम यह होता है कि खांसते खांसते मर जाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती साहब। इस जहरीली धूल ने और दूर तक पंजे गाड़े हैं। उसने हमारे खेतों की फसल भी छीन ली है। कभी सोना उगलने वाली धरती अब बंजर होती जा रही है। ऐसा इसलिए होता है साहब कि फैक्ट्री का जहरीला पानी खेतों में बहाया जाता है। अब लाख मेहनत करें, कुछ उपजता ही नहीं। पहले खेतों की उपज से काफी सहारा मिलता था, अब यह आसरा भी नहीं। यही नहीं, फल देने वाले पौधों और पेड़ों के फूलों में भी ये उजली धूल जम जाती है और फल देने से पहले ही फूल झड़ जाते हैं। साग सब्जी की खेती भी महाल हो गई है। इस जहरीली धूल ने हमारी रोजी का एक और रास्ता बंद कर दिया अखबार वाले साहब। यहाँ की सुनेरा नदी हमारे लिए जीवन दायिनी थी। आसपास की बस्तियों के लोग इस नदी का पानी पीते थे। किनारे के खेतों में भी यही पानी पटाते थे, मगर अब फैक्ट्री का केमिकल मिला पानी नदी में भी बहाया जाता है। इसलिए पानी बहुत गंदा हो जाता है। आसपास की आबादी के लिए नजदीक में पीने के पानी का और कोई उपाय नहीं। दूर से ढोकर और कितना पानी लाया जा सकता है। सो मजबूरी में लोगों को नदी का गंदा पानी भी पीना पड़ता है। यह पानी भी बीमारियों की जड़ है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दवा इलाज का इन बस्तियों में कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है और न लोगों के पास इतने पैसे हैं कि शहर जाकर इलाज करा सकें। बस बीमारियों से खेलते रहते हैं और मर जाते हैं। मैं इतनी देर से आपका दिमाग चाटे जा रहा हूं, मेरी बकबक से आप परेशान हो गए होंगे। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, ये सब जानने के लिए ही आप यहां आए हैं। तब तो मेरी बकबक बेकार नहीं गई। मगर अब तक तो आप थक गए होंगे। पैदल चलने की आदत जो नहीं है आपको। देखिए, कुछ दूर पर आपको जो झोपड़ी दिखाई दे रही है, वहां आपको चाय मिल सकती है। सिगरेट भी चाहेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन सस्ती वाली सिगरेट मिलेगी, वैसी नहीं जिसके एक किनारे किनारे पर रुई लगी रहती है। इतनी महंगी सिगरेट यहां कौन पिएगा? अच्छा, आपके पास अपनी सिगरेट है, तब तो कोई बात नहीं। चलिए चाय पिएंगे और दम लेकर आगे बढ़ेंगे। बस अब और ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। सामने वहां पर जो पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, बस उसके पड़ले तरफ ही फैक्ट्री और हम लोगों की बस्तियां हैं। हाँ साहब, चाय पीने के बाद तो फुर्ती आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सीमेंट फैक्ट्री की जहरीली धूल के नुकसान से हम अनजान थे। फैक्ट्री लगने के कुछ ही महीनों बाद हमें पता चल गया था कि धूल जहरीली है। हम लोगों ने फैक्ट्री के अफसर से यह बात कही। उन लोगों ने फैक्ट्री के डॉक्टर को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। आप ही बताइए कि फैक्ट्री ही में अपनी रोजी कमाने वाला डॉक्टर भला क्यों सच बात कहकर अपनी नौकरी खतरे में डालता
कि इसकी धूल से बीमारियां फैलती हैं, लेकिन हम लोग तो सीधी बात जानते हैं। फैक्ट्री लगने से पहले ये बीमारियां नहीं थीं। फैक्ट्री और उसकी धूल ही सारी बीमारियों की जड़ है। कई वर्षों बाद हमने फिर आवाज उठाई। एक बार मजदूरों के कई लीडर भी हमारे साथ थे। हमने सरकारी अफसरों तक भी अपनी बात पहुंचाई। फिर वही हुआ। सरकारी अफसरों की एक टोली आई। उन्हें फैक्ट्री के रेस्ट हाउस में ठहराया गया। उनकी खूब आओ भगत हुई। हमारी बस्ती का सालू रेस्ट हाउस में काम करता था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उन अफसरों को जीप से हमारा इलाका घुमाया गया। वो लोग तो चले गए, लेकिन उन्होंने क्या रिपोर्ट दी उसका पता आज तक न चल सका। मजदूर नेता भी फिर नजर नहीं आए। पिछले साल यहां मुख्यमंत्री आए थे साहब। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनसे मिलने का वक्त लिया और अपनी बात कही। मुख्यमंत्री ने फैक्ट्री के अफसरों से पूछा। सबसे बड़े अफसर ने बताया कि धूल को रोकने का उपाय किया जा रहा है। जल्द ही 2 करोड़ रुपए की मशीन लगाई जाएगी, जिससे धूल का निकलना बंद हो जाएगा। अच्छा, उस दिन आप भी आए थे? तब तो मैं बेकार ये सब बातें आपको बताता रहा, लेकिन असली बात आप नहीं जानते होंगे। मैं बताता हूँ। हाँ, तो 3 महीने बाद 2 करोड़ की वो मशीन लगाई गई। सरकार के एक बड़े अफसर ने मशीन को चालू किया, लेकिन मैं आपसे बताऊं, मशीन लगने के कई दिनों के बाद भी वही हालत है। फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाली धूल का जहर अब भी हमारी जिंदगी में घुल रहा है साहब। मशीन लगने के बाद भी सरकार के कई अफसर आए। उन्होंने मशीन को देखा, परखा, उसकी जांच की। जांच के बाद उन्होंने बताया कि मशीन ठीक काम कर रही है। भेद की बात तो रघुवीर ने बताई। रघुवीर को आप नहीं जानते होंगे। पास की बस्ती का लड़का है, कॉलेज तक पढ़ा है, किसी पार्टी का मेंबर है। पार्टी का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि सरकार इस पार्टी के लोगों को पसंद नहीं करती। उनकी धरपकड़ करती रहती है। हालांकि मुझे तो रघुवीर और उसके साथियों में कोई ऐसी वैसी बात नजर नहीं आई। अच्छे भले लड़के हैं। लोगों से एक होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बात करते हैं। लीजिए, मैं तो दूसरी बात ही करने लगा। हाँ, तो रघुवीर ने भेद की जो बात बताई वो मैं अब आपको बताता हूँ। उसने बताया कि धूल रोकने वाली मशीन लगा तो दी गई है, लेकिन चलाई नहीं जाती। चले तब तो धूल रुके, मशीन बंद रहती है। जब कोई मिनिस्टर या सरकार के आला अफसर आते हैं तो फैक्ट्री के अफसरान उन्हें मशीन चलाकर दिखा देते हैं। वो लोग मुतमईन हो जाते हैं। फैक्ट्री के अफसर वाहवाही लूटते हैं कि उन्हें फैक्ट्रियों के कामगारों और आसपास की बस्तियों का बहुत ख्याल है। मगर सच्ची बात तो यह है कि फैक्ट्री हमारे लिए राक्षस बन गई है। उसने हमारे लोगों के कलेजे छलनी किए, उनकी कुर्बानी ली। उसने हमारे खेतों की फसल छीनी, हमारे पीने का पानी छीना और लगातार हमारी जिंदगी में जहर घोल रही है। नहीं नहीं, हम लोगों की फैक्ट्री से कोई दुश्मनी नहीं है। हम जानते हैं कि सीमेंट देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। हम फैक्ट्री के खिलाफ भी नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि यह फैक्ट्री हमारी धरती का और हमारे लोगों का लहू चूसती रहे। हम इतना चाहते हैं कि इस फैक्ट्री से जहरीली धूल का उड़ना बंद हो, हमारे खेतों को फसल देने लायक बनाने के लिए कुछ किया जाए। जिन लोगों को इस धूल ने बीमार कर दिया है उनका इलाज हो, बस्तियों में अस्पताल ठीक से काम करे, हमें पीने का साफ पानी मिले। हम ये भी चाहते हैं कि अखबार वाले साहब के हमारे बच्चे भी पढ़े लिखें। आप ही बताइए, ये मांगें क्या नामुनासिब हैं? नहीं ना। चलिए, आपने मेरी बात नहीं काटी, आप हमारी बात भी अखबार में छापिए। अखबार तो बड़े लोग और हुक्काम भी पढ़ते हैं, शायद कोई असर पड़े। मेरी मोटी अकल में तो यह बात आती है कि सरकार के अफसर अगर अचानक फैक्ट्री में लगी मशीन की जांच करें तो सारा भेद खुल जाए। लेकिन यह हो तो कैसे? रघुवीर कह रहा था कि सरकारी अफसर भी फैक्ट्री के अफसरों से मिले हुए हैं। फिर हम गरीबों की सुनवाई कैसे हो? बस अब पहुंच ही गए साहब। वो देखिए, फैक्ट्री की चिमनी दिखाई दे रही है। वहां पहाड़ी पर जो बत्तियां चमक रही हैं वहीं रेस्ट हाउस है। ये लीजिए, सब्जी बाजार भी आ गया। मुझे वहां एक काम है। इस बीच आप ये सोच लीजिए कि आपको किधर जाना है। या तो आप इसी सड़क से रेस्ट हाउस चले जाइए, वहां खूब आओ भगत होगी, जीप से इलाका घुमाया जाएगा
और वही सब कुछ दिखाया जाएगा जो वो दिखाना चाहेंगे। फिर शायद आप भी अपने अखबार में छाप दें कि फैक्ट्री में धूल रोकने वाली मशीन ठीक काम कर रही है। या अगर असली बात जाननी है तो हमारी बस्ती चलिए। सारी बातें तो मैंने आपको बता ही दी हैं। आप खुद चलकर हमारे बीमार लोगों को देखिए, हमारे बंजर हो गए खेतों को देखिए, गंदी हो गई नदी को देखिए। चाहिए तो फोटो भी उतारिए, फिर उसे अपने अखबार में छापिए। आप तय कर लीजिए, अगर रेस्ट हाउस जाना हो तो सीधे चले जाइएगा, अगर हमारी बस्ती जाना हो तो रुके रहिएगा। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा।